हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पार्ट 2। जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पार्ट 1 यानी कि इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको अकाउंटिंग के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज प्रोवाइड की थी। आज अपनी पार्ट 2 वीडियो में मैं उसी को आगे बढ़ा रहा हूं। हमने सीखा था अपने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिन्होंने नहीं देखा वो जाकर देख लें। फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने सीखा था व्हाट इज अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव्स, बेसिक फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग, एडवांटेजेस। तो ये ऐसे में कुछ बेसिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग की थी जिसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। और आज का हमारा पहला टॉपिक है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। हमने लास्ट वीडियो में देखा कि अकाउंटिंग हमारे लिए क्या क्या करती है, हमारे लिए कौन कौन सी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। अकाउंटिंग हमें कौन सी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, ये हमने सीखा अपनी लास्ट वीडियो में। अब यहां पर हम कौन हैं? बहुत से लोग हो सकते हैं। अकाउंटिंग सिर्फ किसी एक इंडिविजुअल के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती। लास्ट क्लास में ये बात हमारी हुई थी, लास्ट वीडियो में। तो मैंने कहा था कि आगे एक टॉपिक आएगा यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, जहां पर मैं आपको ये क्लियर कर दूंगा कि अकाउंटिंग से मिलने वाली इंफॉर्मेशन किस किस के लिए जरूरी होती है, कौन कौन सी पार्टीज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होती हैं। तो अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। किसको प्रोवाइड करती है, कौन वो इंफॉर्मेशन चाहता है, वो बनता है हमारा यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। हमारा आज का पहला टॉपिक यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। यूजर्स, इंटरेस्टेड पार्टीज। मैं यहां पर इसको अगर इस तरीके से मेंशन कर दूं, इंटरेस्टेड पार्टीज, यानी कि किसी भी बिजनेस में या उस बिजनेस से रिलेटेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में वो कौन लोग होते हैं जिनका इंटरेस्ट उसमें छुपा होता है, जिनका इंटरेस्ट उनसे रिलेटेड होता है, तो उन्हें हम कहते हैं यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। एग्जाम्पल के लिए दुनिया में बहुत से बिजनेस चल रहे हैं बेटा, और आपको और हमको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कैसे चल रहे हैं, अच्छे या बुरे। बट कुछ ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनके साथ हम डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। उनके अच्छा चलने या ना चलने से हमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है। और जो लोग जिन पर इस बिजनेस की इंफॉर्मेशन का डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफेक्ट होता है, वही हमारे यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग होते हैं। बहुत जरूरी है ये जानना, क्योंकि हम हमेशा ये टर्म यूज करेंगे यूजर्स। तो बेटा देयर आर टू टाइप ऑफ यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। हमारे पास दो टाइप के यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग होते हैं, इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल पार्ट होते हैं, उसके अंदर के ही लोग होते हैं, और उनका इंटरेस्ट होता है बिजनेस की इंफॉर्मेशन को जानने में। और कुछ ऐसे बाहर के लोग भी होते हैं जो बिजनेस में डायरेक्टली तो कोई इंटरेस्ट नहीं रखते, वो उसके इंटरनल पार्ट नहीं होते, लेकिन कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उनका भी इंटरेस्ट बिजनेस के साथ जुड़ा होता है अंदर, मतलब कि वो बिजनेस के पार्ट ना होते हुए भी कहीं ना कहीं बिजनेस से जुड़े हुए होते हैं किसी भी कारण से। तो बेटा यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, देयर आर टू टाइप ऑफ यूजर्स, इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग में हमारे पास बेसिकली ये तीन लोग होते हैं, ऑनर, मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज। ऑनर, मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज। ऑनर यानी कि प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर मतलब कि मालिक। ऑनर इज द पर्सन हु मेक ऑल इन्वेस्टमेंट एंड रेडी टू बियर ऑल रिस्क ऑफ द बिजनेस। ये कुछ अकाउंटिंग टर्म्स हैं, आगे मैं आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करूंगा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का, उसमें आप ये बहुत अच्छे से जानेंगे कि हु इज ऑनर और प्रोप्राइटर। तो बेटा
बेसिकली सिंपल उसमें मैं बता दूं तो ऑनर का मतलब आप सभी जानते हैं, ऑनर मतलब मालिक होता है जिसने वो बिजनेस स्टार्ट किया होता है। तो ऑब्वियसली ऑनर जो है वो बिजनेस का इंटरनल पार्ट है और वो सबसे पहला पर्सन है जो बिजनेस की इंफॉर्मेशन को जानना चाहता है, क्योंकि फ्यूचर में कोई भी लॉस होगा तो उसी को बियर करना है और कोई भी प्रॉफिट होगा तो उसी को एंजॉय करना है। तो इसलिए ऑनर इज द इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। इंटरनल इसलिए क्योंकि वो बिजनेस का इंटरनल पार्ट है और यूजर इसलिए क्योंकि उसका इंटरेस्ट बिजनेस में जुड़ा हुआ है। और ये आप जानते ही हैं कि कितने अच्छे से उसका जो इंटरेस्ट है वो बिजनेस में जुड़ा हुआ है। तो हम आगे देखेंगे बेटा, इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग में ऑनर के बाद हमारा जो सेकंड यूजर ऑफ अकाउंटिंग आता है वो निकल कर आता है मैनेजमेंट। तो फर्स्ट यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग ऑनर, क्योंकि वो इंटरनल इसलिए है क्योंकि बिजनेस का इंटरनल पार्ट है वो, और यूजर इसलिए है क्योंकि उसका इंटरेस्ट बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ है। क्यों जुड़ा हुआ है मैंने आपको बता दिया, क्योंकि बिजनेस का कोई भी रिस्क और कोई भी प्रॉफिट कोई भी लॉस सब उसी से रिलेटेड है, सारी इन्वेस्टमेंट उसी ने कर रखी है और कल को अगर कोई भी नुकसान होता है तो उसी को भरना पड़ेगा। तो इसलिए ऑनर इज द इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। मैनेजमेंट, देखो काफी बार ऑनर और मैनेजमेंट सेम होता है बहुत से बिजनेस में, लेकिन काफी बार ये अलग भी होते हैं। जरूरी नहीं है कि ऑनर ही अपने बिजनेस को चला रहा होता है, वो अपने मैनेजर्स अपॉइंट कर देता है, वो एक मैनेजमेंट क्रिएट कर देता है, कुछ उस मैनेजमेंट में 1 2 या 4 कुछ लोगों को वो अपॉइंट कर देता है जो उसके बिजनेस को मैनेज करते हैं, उस बिजनेस को चलाते हैं और उससे होने वाले जो भी इंफॉर्मेशन होती हैं उनको रिपोर्ट करते हैं ऑनर को। तो जब ऑनर और मैनेजमेंट अलग अलग हो जाता है तो वहां पर मैनेजमेंट सेकंड इंपॉर्टेंट यूजर ऑफ अकाउंटेंट हो जाता है। इंटरनल इसलिए क्योंकि वो भी बिजनेस के अंदर का ही पार्ट होता है, उसके पास बिजनेस की सारी इंटरनल इंफॉर्मेशन होती हैं और उसकी जो रीच होती है, उसकी जो अप्रोच होती है बिजनेस में, वो सभी जगह होती है, सभी डिपार्टमेंट में और किसी भी लेवल तक, उससे कुछ भी छुपाया नहीं जा सकता। मैनेजमेंट ही रिस्पॉन्सिबल पार्ट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है, क्योंकि जब ऑनर मैनेजमेंट क्रिएट कर देता है तो कल को अगर कोई लॉस होगा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की होगी और अगर अच्छे प्रॉफिट्स होंगे तो कहीं ना कहीं उसका जो एप्रिसिएशन होगा वो भी मैनेजमेंट को ही मिलेगा। तो मैनेजमेंट को ही बिजनेस रन करना है, बिजनेस के लिए डिसीजंस लेने हैं, प्लानिंग करनी है, स्ट्रेटेजीज बनानी है, ये सारा काम मैनेजमेंट का है। तो मैनेजमेंट को बिजनेस की सभी टाइप की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, जिसमें से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, लाइक प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस, सेल और परचेज और ऐसी बहुत सी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो मैनेजमेंट का भी इंटरेस्ट बिजनेस के साथ जुड़ा होता है और क्योंकि ये अंदर का ही पार्ट है इसलिए इंटरनल, और क्योंकि इसका इंटरेस्ट है इसलिए ये इंटरनल यूजर है। फिर आती है एम्प्लॉयज पर बात। एम्प्लॉयज जो हमारे लिए काम करते हैं उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो कोई फैक्ट्री है या कोई सर्विस प्रोवाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो वो वहाँ पर काम कर रहे हैं, वो सभी लोग एम्प्लॉयज होते हैं। और एम्प्लॉय यूजर होता है क्योंकि उसका भी इंटरेस्ट अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा होता है। जब वो ये देखता है, जब उसके पास ये इंफॉर्मेशन होती है कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत अच्छे प्रॉफिट्स अर्न कर रही है, तो कहीं ना कहीं वो अपनी इंक्रीमेंट ऑफ सैलरी और बोनस की डिमांड कर सकता है। और अगर बिजनेस लगातार लॉसेस में जा रहा है तो एम्प्लॉय अपनी जॉब को स्विच करने की सोचता है, तो कहीं ना कहीं उसका इंटरेस्ट होता है उस ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें वो काम कर रहा है। तो एम्प्लॉय हमारा एक और इंटरनल यूजर ऑफ अकाउंटिंग हो जाता है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इंटरनल क्यों? क्योंकि आप समझ ही सकते हैं कि एम्प्लॉय को भी डेली ऑर्गेनाइजेशन में जाना है, वो भी डे टू डे एक्टिविटीज के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए वो इंटरनल पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। यूजर क्यों? क्योंकि उसका इंटरेस्ट है। सभी का इंटरेस्ट होता है बेटा, अगर मैं कहीं पर काम करता हूं तो ऑब्वियसली मैं उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मेरा इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, क्योंकि मुझे सैलरी तभी मिलनी है, या हम कह सकते हैं कि हमारी सैलरी उसके साथ जुड़ी हुई है, तो उस सैलरी के साथ हमारा पूरा का पूरा इंटरेस्ट वहां पर जुड़ जाता है कि भाई प्रॉफिट्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, कहीं लॉस में तो नहीं जा रहा, हमारी सैलरी लगातार मिल भी पाएगी या नहीं, या अब सैलरी इंक्रीमेंट का टाइम आ चुका है, हमें बोनस इस बार कितने मिलने वाले, तो ये सब बातें जानने के लिए
एम्प्लॉय भी इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग होता है, क्योंकि जो ऑनर है, जो मैनेजमेंट है, कहीं वो ऐसा ना करे कि वो एम्प्लॉयज को झूठा ही बता दे कि उनके पास प्रॉफिट नहीं हो रहे और उनके बोनस रोक लिए जाए। तो इसलिए वो भी समय समय पर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जानना चाहता है। तो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग में हमने पढ़ा इंटरनल यूजर्स, और हमारा जो सेकंड पार्ट है इसका एक्सटर्नल, जो डायरेक्टली बिजनेस के साथ नहीं जुड़े होते, वो उसके इंटरनल पार्ट नहीं है, डे टू डे एक्टिविटीज में नहीं जुड़े हुए, उनके पास ये पावर नहीं है कि वो जो बुक्स ऑफ अकाउंटिंग है, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें हर लेवल पर और हर समय उनकी अप्रोच वहां तक हो, बट फिर भी उनका कहीं ना कहीं इंटरेस्ट वहां पर जुड़ा हुआ है। उसमें आप देखोगे सबसे पहला इन्वेस्टर्स आ जाता है। इन्वेस्टर्स डे टू डे एक्टिविटी में पार्ट नहीं लेता, बस वो एक बिग अमाउंट वहां पर इन्वेस्ट करता है, वो वहां डिसीजन नहीं ले रहा होता, प्लानिंग नहीं कर रहा होता, जनरली बस एक अमाउंट को उस ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट करके छोड़ देता है और वेट करता है कि उसको उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्या प्रॉफिट्स, क्या डिविडेंड्स मिलने वाले हैं। तो ऐसे में इन्वेस्टर्स भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का एक यूजर बन जाता है, क्योंकि उसका पैसा वहां लगा हुआ है, और जब पैसा लगा हुआ है तो कहीं ना कहीं उसका इंटरेस्ट उस बिजनेस के साथ जुड़ गया है, क्योंकि कल को अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डूब गया तो उसका पैसा भी डूब जाएगा। इसीलिए वो समय समय पर जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को जानना चाहता है। क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को उधार देते हैं, और बड़ी सिंपल सी बात है बेटा, आप उधार किसको देना पसंद करोगे? जिससे वापस आने की उम्मीद हो, और वापस किससे आएगा? जिसकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो अच्छी हो, और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है या नहीं वो अपने मुंह से तो सही बताएगा नहीं, क्योंकि उसे अगर उधार चाहिए तो वो झूठ भी बोल सकता है। लेकिन हम ये मानते हैं कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती है वो कभी झूठ नहीं बोलती। तो इसलिए क्रेडिटर्स भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को जानना चाहता है, क्योंकि उसका भी इंटरेस्ट वहां पैसों के रूप में जुड़ गया है। उसका पैसा भी कहीं ना कहीं एक लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, बट एक शॉर्ट टर्म के लिए वो बिजनेस में लगा रहता है, क्योंकि जब वो माल उधार देता है तो उसका पैसा 1 महीने, 2 महीने या 3 महीने बाद उसे वापस मिलना है। तो उस टाइम पीरियड में कहीं बिजनेस के साथ कोई मिसहैपनिंग तो नहीं होने वाली। तो इन सब चीजों को जानने के लिए वो उसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पर हमेशा नजर बनाए रखता है। तो क्रेडिटर्स जो उधार देते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को, जनरली ये माल, गुड्स, रॉ मटेरियल उधार देते हैं। तो ये भी यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग होते हैं, बट ये डे टू डे एक्टिविटी में पार्ट नहीं लेते हैं, इसलिए ये इंटरनल नहीं होते, एक्सटर्नल होते हैं। इसके बाद हमारा आता है बेटा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये भी कहीं ना कहीं क्रेडिटर्स की तरह ही होते हैं, बस एक क्रेडिटर शॉर्ट टर्म के लिए उधार में माल प्रोवाइड करता है, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि बैंक्स ये हमें लोन देते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं सभी, जब कोई बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को लोन देता है तो वो पहले उसकी सारी की सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेता है, कि वो कितना टैक्स भरते हैं, कितना सेल करते हैं, क्या उनकी टर्नओवर है, ऐसी बहुत सारी बातें, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन, उनके पास कितनी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज है, ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद, उनको बहुत अच्छे से रीड करने के बाद ही वो लोन प्रोवाइड करते हैं। और सिर्फ एक ही बार नहीं, फिर वो टाइम टू टाइम पीरियडिकली इस इंफॉर्मेशन को देखते रहते हैं, उस पर नजर बनाए रहते हैं, ताकि उनका पैसा जो उन्होंने उधार दिया है वो सेफ रह सके। वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को ही उधार देते हैं जहां से उनका पैसा वापस आने की पूरी उम्मीद। इसके बाद आते हैं बेटा कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स भी एक एक्सटर्नल पार्ट है, आपको मीनिंग पता ही है। कंज्यूमर वो लोग होते हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। वो भी थोड़ा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की तरफ इसलिए चले जाते हैं, उन्हें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में बिजनेस के प्रॉफिट लॉस से कोई मतलब नहीं होता, बट वो कहीं ना कहीं ये जानना चाहते हैं कि जो प्रोडक्ट वो परचेज कर रहे हैं, वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उस पर कोई अनलिमिटेड प्रॉफिट्स तो अर्न नहीं कर रही, या मार्जिन बहुत ज्यादा तो उसने नहीं कर ली है। तो कहीं ना कहीं वो कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट की तरफ थोड़ा इंटरेस्टेड होते हैं, कि उन्हें ये पता रहे कि जो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट है बेटा जिनको गवर्नमेंट ने लाइसेंस कर रखा है, लिमिटेड कर रखा है, कि उनके प्राइस जो है कोई ऑर्गेनाइजेशन इससे ज्यादा नहीं ले सकती। तो ऐसे में वो लोग उसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं। लास्ट में हमारा एक्सटर्नल यूजर में
गवर्नमेंट खुद आ जाती है, जो कि यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग है। इसमें गवर्नमेंट डायरेक्टली हो सकती है और उसके कुछ अथॉरिटीज हो सकती है, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, एक बहुत सिंपल एग्जांपल मैं अगर आपको दूं, और आजकल जीएसटी डिपार्टमेंट है ना। पहले तो और बहुत सारे डिपार्टमेंट हुआ करते थे, बट सभी टैक्स को विड्रॉ कर लिया गया है। अब तो एक सिंगल टैक्स है हमारी कंट्री में, जिसका नाम है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो कि हमारी सेल परचेज पर लगता है, और इनकम टैक्स जो हमारे प्रॉफिट पर लगता है। तो गवर्नमेंट की ऐसी बहुत सारी अथॉरिटीज होती हैं बेटा, जो ये जानना चाहती हैं हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, वो इंटरेस्टेड रहती हैं, क्योंकि जब उन्हें पता होगा कि हमने इस साल क्या प्रॉफिट अर्न किया, तो तभी वो इस बात को मैच कर पाएंगे कि जो हमने टैक्स डिपॉजिट किया है कि वो सही किया है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि प्रॉफिट ज्यादा कमा लिया हो और टैक्स कम भर दिया हो। सेल परचेज के बारे में जानना चाहते हैं, डेट हमेशा, और ये तो पीरियोडिकली लगातार चलता रहता है, मंथली बेस पर, क्वार्टरली बेस पर, हर ऑर्गेनाइजेशन को अपनी डिटेल गवर्नमेंट अथॉरिटीज के पास पहुंचानी होती है, ताकि वो ये चेक कर सके कि जो जीएसटी आपने पे किया है, क्या उतना ही माल आपने परचेज किया है। तो आपके परचेज सेल के अकॉर्डिंग वो इस चीज को भी चेक करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी गवर्नमेंट अथॉरिटीज होती हैं जो बिजनेस की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को चेक करके ये पता लगाती हैं कि जो टैक्स ऑर्गेनाइजेशन पे कर रही है वो सफिशिएंट है या नहीं, वो अपने इनकम के अकॉर्डिंग पे कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो टैक्स की चोरी कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो ये है हमारा यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल एक्सटर्नल कैसे बने ये मैंने आपको बता दिया। जो इंटरनल पार्ट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, डे टू डे एक्टिविटीज में जुड़े हुए हैं, वो इंटरनल। जो डे टू डे एक्टिविटीज में नहीं जुड़े हुए वो एक्सटर्नल, और जिनका इंटरेस्ट उस बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ है वो यूजर्स। तो इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, स्पेशली 11th क्लास में ये काफी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे बेटा हम लोग क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। हमने लास्ट वीडियो में कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़े थे। ये कुछ हमारे एड ऑन फीचर्स हैं, ये क्वालिटेटिव हैं जो हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को और बेटर बनाते हैं। ये क्या होने चाहिए? वो सबसे पहले कहता है रिलायबिलिटी। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी रिलायबल। बेटा रिलायबल का मतलब होता है विश्वसनीयता, बिलीवेबल। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बिलीवेबल होनी चाहिए, और कोई भी चीज बिलीवेबल कब होगी? जब ऑन द बेसिस ऑफ प्रूफ्स होंगी, एविडेंस्ड होंगी, जब वो सबूतों के आधार पर होंगी, वेरीफिएबल होंगी। वेरीफिएबल यानी कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो बिजनेस में होती है उसका कोई ना कोई सोर्स डॉक्यूमेंट, कोई ना कोई एविडेंस, जैसे कि आपने कुछ खरीदा तो उसका बिल, आपने कहीं पर कोई एडवांस डिपॉजिट किया तो उसकी रिसीट, ऐसे बहुत सारे बेसिक सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं, ऐसे एविडेंस होते हैं, ऐसे बिल और रसीदें होती हैं जो आपके पास होनी चाहिए, तभी आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है वो रिलायबल होगी। मैंने बताया था ना, गवर्नमेंट अथॉरिटीज ये चेक करती हैं, वो चेक इन्हीं सोर्स डॉक्यूमेंट के बेस पर करती हैं कि कहीं आप कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहे, कहीं आप कोई फैक्ट छुपा तो नहीं रहे। तो रिलायबिलिटी होना बहुत जरूरी है। रेलेवेंस का मतलब होता है बेटा टू दी पॉइंट होना, अकॉर्डिंग टू होना, यानी कि जिस यूजर को जैसी इंफॉर्मेशन चाहिए उसके अकॉर्डिंग, उससे रेलिवेंट ही इंफॉर्मेशन उस तक प्रोवाइड की जाए। जैसे कि जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही आंसर करें, ये आपसे हमेशा उम्मीद की जाती है। तो इसका मतलब होता है कि आप रेलिवेंट रहें। अब मैं अकाउंट्स की क्लास में बिजनेस स्टडीज ना पढ़ाऊं, है ना, मैं अकाउंट्स की क्लास में मैथ्स ना लेकर बैठ जाऊं, तो अगर ऐसा होगा तो मैं इररेलेवेंट हो गया। बट अगर आप यहाँ पर अकाउंट्स पढ़ने आए हैं, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, तो मैं सिर्फ वही पढ़ाऊं जिस इज रेलिवेंसी, ताकि आपके पास एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन पहुंचे। इससे जो हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो परफेक्ट हो जाती है, उससे उसका 100% आउटपुट निकल कर आता है। क्योंकि जिसको जो इंफॉर्मेशन चाहिए ही नहीं, अगर हम वो भी दे देंगे, मतलब जरूरी इंफॉर्मेशन के साथ और बहुत सारी, तो हो सकता है कि वो जो जरूरी इंफॉर्मेशन है वो उस बेकार की इंफॉर्मेशन के बीच में छूट जाए। ठीक है, आपको हमेशा जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो कहा जाता है ना कि बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर करना, ताकि टीचर को अच्छा लगे पढ़ता है। कंपेरेबिलिटी, कंपेरेबिलिटी का मतलब होता है बेटा कंपेयर करना। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी कंपेरेबल, ये कंपेरेबल होनी चाहिए। और कंपेरेबल कैसे?
अपने ही बिजनेस के प्रीवियस ईयर के साथ कंपैरिजन। मैंने आपको इंटरप्रिटेशन में बताया था ना, तो एक तरीके का इंटरप्रिटेशन ही है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को अपने प्रीवियस ईयर के साथ कंपेयर करना, अपने जैसी कोई और दूसरी फॉर्म के साथ कंपेयर करना, और वो कंपेयर हो सके तो वो होता है कंपेरेबिलिटी। इंटर फॉर्म कंपैरिजन, इंट्रा फॉर्म कंपैरिजन, इस तरीके के कंपैरिजन। नेक्स्ट आता है बेटा अंडरस्टैंडेबिलिटी। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी अंडरस्टैंडेबल, यानी कि ये इतने सिंपल और अच्छे मैनर में बनाई हुई हो, इसमें जो मेथड्स, जो फॉर्मेट्स आप यूज करें वो इतने सिंपल मैनर में हो कि वो इससे रिलेटेड लोगों को समझ में आ जाए। आप इतना कॉम्प्लिकेटेड ना बना दें इसकी इंफॉर्मेशन को, कि क्योंकि बेटा हर कोई अकाउंट से रिलेटेड नहीं होता, ये सब अकाउंटेंट नहीं होते हैं जो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़े हैं। कई बार तो ऑनर ही बेचारा 10वीं फेल होता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे देश में, तो है ना। और ऐसे एग्जाम्पल याद आते हैं, धीरू भाई अंबानी याद आ जाते हैं। इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर, तो क्या उन्हें अकाउंट्स की नॉलेज थी? नहीं। तो उनके अकाउंटेंट उनको एक सिंपल मैनर में चीजों को समझा देते थे। तो अकाउंटिंग शुड बी अंडरस्टैंडेबल, इस तरीके से प्रिपेयर किए जाए बुक्स ऑफ अकाउंटिंग कि वो अंडरस्टैंडेबल हो जाए। और उसके लिए कुछ बहुत ज्यादा नहीं करना होता बेटा। बेसिकली तो अकाउंट्स जैसा बनाना है सबको वैसा ही बनाना है, बस आप उसके साथ पाई चार्ट ऐड कर दो, बार डायग्राम्स ऐड कर दो। मतलब ये आपको 11th में करना नहीं है, बस बताया जा रहा है आपको कि अगर ऐसा कर दे तो हमारी अकाउंटिंग जो है उसकी जो प्रेजेंटेशन है वो मोर अंडरस्टैंडेबल हो जाती है। कम पढ़े लिखे लोग उसको अच्छे से समझ सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उनको हाईलाइट्स कर दो, ईयरली जो प्रॉफिट्स है उनको कहीं एक जगह पर डिटेल कर दो, किसी एक जगह पर लिख दो। तो इससे किसी भी यूजर को पूरा बुक्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ने के बजाय वो जो जरूरी चीजें हैं बस उसी को नजर डाल देगा और उसको पूरी के पूरे बिजनेस के बारे में पता लग जाएगा। तो इसे कहते हैं अंडरस्टैंडेबिलिटी। तो ये थे हमारे क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीचर्स। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग इज लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। हमने एडवांटेज पढ़े थे फर्स्ट लेक्चर में, आज हम डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे। एक्चुअली नॉट डिसएडवांटेज बट लिमिटेशन, जहां पर आकर अकाउंट्स फेल हो जाता है, वहां पर अकाउंट्स वर्क नहीं कर पाता है। अभी अकाउंटिंग में कुछ कमियां हैं, और वो कमियां क्या हैं बेटा? सबसे पहली कमी, जो इसका पहला बेसिक फीचर भी था लेकिन इसकी कमी भी है, और वो है ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। हमने पढ़ा था ना बेटा कि हम सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करते हैं, और वो भी सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट करने के बाद ही करते हैं। हमारे वर्कर कितने ईमानदार हैं हम रिकॉर्ड नहीं करते, हमारा मैनेजमेंट कितना इंटेलिजेंट है, उसका विजन कितना अच्छा है, हम रिकॉर्ड नहीं करते। बट इन बातों का हमारे बिजनेस के प्रॉफिट पर बहुत पॉजिटिव इफेक्ट होता है। अगर हमारा मैनेजमेंट बहुत इंटेलिजेंट हो, उसकी जो विजन्स हैं वो बहुत अच्छे हो, और हमारे वर्कर्स बहुत ऑनेस्ट और हार्ड वर्किंग हो, तो नो डाउट मेरा बिजनेस बहुत तरक्की करने वाला है। लेकिन ऐसी वाइटल इंफॉर्मेशन, ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बुक्स ऑफ अकाउंटिंग में नहीं मिलते, वहां पर रिकॉर्ड नहीं किए जा सकते। इसीलिए इसे हमने रखा इसकी लिमिटेशन में कि यहाँ पर हम सिर्फ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को ही रिकॉर्ड करते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करते हैं, वो भी मॉनेटरी टर्म्स में। इस साल किसी कारण से 3 महीने के लिए हमारी फैक्ट्री लॉक हो गई, उसमें हड़ताल हो गई, या फिर हम कह सकते हैं ये कोरोना टाइम में ये हमारी जो लॉकडाउन हो गई 3 महीने के लिए फैक्ट्री, कितना नुकसान हो गया 3 महीने लॉकडाउन रहने के कारण। लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट में हम ये ना मेंशन करके बस वो 3 महीने की सेल गायब कर देंगे। मतलब कि जो बुक्स ऑफ अकाउंटिंग की जो फाइनल जो इंफॉर्मेशन निकल कर आएगी उसमें ये नजर नहीं आएगा कि 3 महीने बिजनेस बंद था, बस ये नजर आएगा कि सेल कम हो गई। तो कई बार कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो हैं वो यहाँ पर छूट जाते हैं। ये क्वालिटी और क्वांटिटी पे वर्क नहीं करता, ये सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करता है। दूसरा, हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस। जो अकाउंटिंग है उसमें आप सभी ट्रांजैक्शंस को, या बेसिकली हम कहें तो असेट्स को उसके कॉस्ट प्राइस पर शो करता है। जितने पर हमने खरीदा हो, बिल्डिंग कितने में खरीदी, मशीनरी कितने में खरीदी, उसी वैल्यू पर हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। जबकि आपने देखा होगा कि मार्केट में इन चीजों की वैल्यू बड़ी तेजी से कई बार चेंज हो जाती है। कई बार ये स्लोली चेंज होती है, बट कई बार बहुत तेजी से ये चेंज हो जाती है। 2, 4, 6 महीने बाद ही हमने खरीदी एक बिल्डिंग 50 लाख रुपए की, अचानक मार्केट में उसकी वैल्यू 6 महीने बाद 70 लाख रुपए हो गई, या किसी कारण से डाउन आ गया और 40 लाख रुपए रह गई, तो हम इस चेंज को बुक्स ऑफ अकाउंटिंग में शो
नहीं करते। सभी की सभी असेट्स अपने बेसिक कॉस्ट पर, जितने पर हमने उसको खरीदा उस पर रिकॉर्ड होती है और एक सिस्टमेटिक डेप्रिसिएशन हम बस उसमें से माइनस करते हैं। यानी कि अगर हम कहें तो ये एक लिमिटेशन ऐसे है कि बिजनेस की सही सही वैल्यूएशन लगाना बुक्स ऑफ अकाउंटिंग से आसान नहीं होता। हमें कहीं ना कहीं अपने बिजनेस की वैल्यूएशन करने के लिए दोबारा से सभी एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यू करना पड़ेगा। ओके, तो हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस यानी कि असेट्स रिकॉर्डेड एट देयर कॉस्ट प्राइस। नॉट फुली एग्जैक्ट, अकाउंटिंग के इंफॉर्मेशन एग्जैक्ट भी नहीं होती पूरे तरीके से। कई बार हम इसमें बहुत से ऐसे एक्सपेंस और इनकम हैं जिसे हम एस्टिमेटेड ले लेते हैं। वैसे तो जनरली हम सभी ट्रांजैक्शंस को उनके एविडेंस के बेस पर ही लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको एक्चुअल कैलकुलेट कर पाना पॉसिबल नहीं है। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ से मथुरा गए, किसी बिजनेस के काम से ही गए, अब आप अपनी घर से कोई पर्सनल कार ले गए, अब उस पर्सनल कार में जो पेट्रोल डलवाया वो आपने बिजनेस के अकाउंट में डाल दिया, उस एक्सपेंस को, पेट्रोल एक्सपेंस। लेकिन क्या आप बिल्कुल एग्जैक्टली कैलकुलेट कर सकते हो साइंटिफिकली कि कितना पेट्रोल लगा? नहीं बेटा, कुछ 150-200 रुपए का फ्लक्चुएशन उसमें पक्का आ जाएगा। ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं। ये तो एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने दिया है जहां पर चीजों को एक्चुअली कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो हम एस्टिमेटेड प्राइस ले लेते हैं, एस्टिमेटेड अमाउंट ले लेते हैं, तो हमारे आंसर्स भी एस्टिमेटेड आ जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आंसर्स गलत हैं अकाउंटिंग के, बस वो एस्टिमेटेड है, फुल्ली एग्जैक्ट नहीं है, 100% नहीं है। ओके, तो अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट, नॉट फ्री फ्रॉम पर्सनल जजमेंट, पर्सनल बायस से भी फ्री नहीं होता। कहीं ना कहीं हमारे अकाउंटेंट की नॉलेज, क्योंकि अकाउंट्स में ना बेटा काफी सारे मेथड होते हैं, काफी चीजों को कैलकुलेट करने के डिफरेंट मेथड होते हैं, और ये डिपेंड करता है कि हम यानी कि ऑनर या मैनेजमेंट या अकाउंटेंट किस मेथड को यूज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमने डिसीजन लिया उससे हमारे प्रॉफिट्स पर थोड़ा बहुत इफेक्ट आ जाता है, हमारी इंफॉर्मेशन उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। तो इसकी जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो पर्सनल जजमेंट से भी इफेक्टेड है, इसलिए हमने लिखा कि ये पर्सनल बायस से फ्री नहीं है, ये हमेशा की तरह एक नहीं रहती। कई बार ये इसको यूज करने वाले की नॉलेज पर भी डिपेंड करती है, जो इसको प्रिपेयर कर रहा है उसकी नॉलेज पर भी कहीं ना कहीं। लेकिन ये सब सिर्फ मतलब परसेंटेज में कहें तो 2-4-5% के ही इफेक्ट होते हैं बेटा, ये 100% हमारे प्रॉफिट या इंफॉर्मेशन को इफेक्ट नहीं करते हैं। लास्ट आता है विंडो ड्रेसिंग। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है और लोग इसको लिमिटेशन ना बनाकर इसके बड़े फायदे उठाते हैं। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है बेटा मैनिपुलेशन इन बुक्स ऑफ अकाउंटिंग फॉर पर्सनल बेनिफिट्स। जब कोई अकाउंटेंट या ऑनर अपने निजी फायदों के लिए, अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मैनिपुलेशन कर देता है, उसके डाटा के साथ छेड़छाड़ कर देता है, कुछ फैक्ट को छुपाकर कहीं ना कहीं उसमें कुछ झूठ डाल देता है अपने फायदों के लिए। एग्जाम्पल के लिए, प्रॉफिट हुए हैं ज्यादा, टैक्स देना है कम, टैक्स की चोरी करनी है, एक्सपेंस ज्यादा दिखा दिए, प्रॉफिट कम हो गए और टैक्स की चोरी कर दी गई, इसे हम कहते हैं विंडो ड्रेसिंग। हाँ, अकाउंट्स में ये पॉसिबल है, एक लेवल तक पकड़ में भी नहीं आ पाता, तो ये भी इसकी एक लिमिटेशन है। लेकिन लोग इसका बड़ा भरपूर फायदा उठाते हैं और कहीं ना कहीं वो टैक्स इवेजन को भी बहुत ज्यादा बढ़ावा देते हैं, जो कि एक बहुत गलत बात है। जब हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए इतना कुछ करती है तो हमें एक ईमानदारी से टैक्स पे करना चाहिए, एक ईमानदार और ऑनेस्ट बिजनेस करना चाहिए। जो हम कमाएं उसमें से जो शेयर गवर्नमेंट का बनता है, जो टैक्स बनता है, वो हमें पूरा पे करना चाहिए। लेकिन विंडो ड्रेसिंग, क्योंकि अभी तक अकाउंट्स को 100% एक्यूरेट कर पाना या उसको पकड़ पाना पॉसिबल नहीं है, तो कहीं ना कहीं, लेकिन ये भी बेटा कोई अगर हद से ज्यादा करता है तो पकड़ा जाता है। आपने सुना भी होगा, न्यूज चैनल्स वगैरह में आता है कि यहाँ पर इनकम टैक्स की रेड हो गई और फिर पेनल्टीज लगती है 300-300% तक, सब बिक जाता है। तो इसलिए एक लेवल तक तो ये भी चल जाता है, बट उसके बाद ये भी पकड़ में आ जाता है। तो विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है मैनिपुलेशन इन द डाटा ऑफ अकाउंटिंग फॉर पर्सनल बेनिफिट्स। हमें बैंक से लोन लेना है, जानबूझकर असेट्स को थोड़ा ओवर वैल्यूड कर दिया, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन थोड़ी चमकदार कर दी, इस साल के थोड़े प्रॉफिट इंक्रीज कर दिए ताकि जब बैंक से लोन लेने जाए तो हमें आसानी से लोन मिल जाए। तो ये सब विंडो ड्रेसिंग होता है और अकाउंट्स में एक लेवल तक ये हो जाता है, इसीलिए इसे भी लिमिटेशन में रखा गया है। ठीक है।
तो हमने पढ़ा यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग और होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा और आप वीडियो एंजॉय कर रहे होंगे। बेटा थोड़ा थियोरेटिकल है और थियोरेटिकल में हमें थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी होती है, कंसंट्रेशन ज़्यादा बनाकर रखना होता है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि मेरी वीडियो को पॉज करके चीज़ों को एक बार रिवाइज कर लें, आपके पास कोई हेल्प बुक हो तो उसमें से चीज़ों को रीड कर लें, समझ लें और फिर आप आगे बढ़ जाएं। ठीक है भाई, तो अब आगे बढ़ते हैं और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अब आगे बेसिक अकाउंटिंग के लिए ही ये हमारे सारे पार्ट कंप्लीट हो गए। लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग भी 11th क्लास के अकॉर्डिंग में कहूँ तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जनरली एग्जाम में आता है। बस मैं तो ये बोलूंगा कि एग्जाम में आता ही है, आपको याद करना ही है। फिर आता है हमारा ये कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जो आपको पता होनी चाहिए, लाइक बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी। दिखने में ये बहुत ज्यादा अलग नहीं है, ये सब एक जैसा ही है, बस इसमें थोड़े थोड़े डिफरेंस है जो आपको जरूर पता होना चाहिए। मैंने लिखा बुक कीपिंग इज टू रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड क्लासिफाइंग देम। बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग में सिंपल शब्दों में कहूं तो टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, टू मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड और टू क्रिएट सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, रिकॉर्डिंग करना ही बुक कीपिंग है। बिजनेस में जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको बुक्स ऑफ अकाउंट में सिस्टमेटिकली लिख लेना और उनका क्लासिफिकेशन कर देना ताकि वो लंबे समय तक हमारे पास रिकॉर्ड में रहें, वही बुक कीपिंग है। बुक कीपिंग में कोई रिजल्ट नहीं निकाला जाता, समराइजेशन बुक कीपिंग का पार्ट नहीं होता। यहाँ पर सिर्फ एक डाटा एंट्री की तरह हम लोग चीजों को एंटर कर देते हैं, रिकॉर्ड कर देते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, उसे हम कहते हैं बुक कीपिंग। मैं और सिंपल बोलूं तो बुक कीपिंग इज इनिशियल पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, इनिशियल लेवल ऑफ अकाउंटिंग। आप पहले बुक कीपिंग करते हैं, उसी से आप अकाउंटिंग की तरफ बढ़ते हैं। बुक कीपिंग इज प्राइमरी स्टेज ऑफ अकाउंटिंग। 11th क्लास में एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, गिव द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। अब मैं जैसे ही अपना टॉपिक पूरा करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो बुक कीपिंग हम कह सकते हैं कि ये बुक कीपिंग जो है वो हमारा जूनियर स्टाफ करता है। काम सिर्फ इतना होता है कि ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लेना, क्लासिफिकेशन कर देना, उससे कोई रिजल्ट नहीं निकलते और ना ही निकाले जाते। बुक कीपिंग में वो सिर्फ एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन किए जाते हैं। फिर अकाउंटिंग होता है, वैसे तो बुक कीपिंग से ही अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाता है। तो बुक कीपिंग इज प्राइमरी स्टेज ऑफ अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग इज सेकेंडरी स्टेज ऑफ बुक कीपिंग। जो हमारा सीनियर स्टाफ करता है फिर वो समराइजेशन ऑफ बुक कीपिंग करता है, यानी कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो हमने रिकॉर्ड करी उनकी समरी क्रिएट करता है, उनसे प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करता है, डिफरेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जनरेट करता है और फिर उनको इंटरप्रेट करता है, एनालाइज करता है, कंपेयर करता है। दिस इज अकाउंटिंग। तो हम वैसे तो एज अ होल एक ही डेफिनेशन बोल देते हैं कि अकाउंटिंग इज द होल प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन। अगर हम इनको अलग अलग करना चाहें तो स्टार्टिंग का रिकॉर्डिंग और क्लासिफिकेशन बुक कीपिंग है और उसके बाद अकाउंटिंग। लेकिन ये मानते हैं जनरली कि बुक कीपिंग से ही अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वो भी अकाउंटिंग डिपार्टमेंट ही करता है, क्योंकि वो अपने अकॉर्डिंग चीजों को रिकॉर्ड करता है ताकि वो उसको ज्यादा अच्छे से यूज कर सके। बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और फिर एक टर्म आती है अकाउंटेंसी। ये तो दोनों जुड़वा भाई जैसे लगते हैं, बिल्कुल लगता ही नहीं है कि अलग अलग है, लेकिन ये बहुत अलग है। एक्चुअली अकाउंटिंग क्या है? ये प्रैक्टिकल अप्रोच ऑफ अकाउंटेंसी है। मतलब अकाउंटिंग में आपको अप्लाई करना है, ये एप्लीकेशन बेस्ड है। जब आप अकाउंट्स करते हो, प्रैक्टिकली रिकॉर्ड करते हो, कुछ क्लासिफाई करते हो, रिजल्ट कैलकुलेट करते हो, ये सब अकाउंटिंग है। बट आप कैसे करते हो ये अकाउंटेंसी बताता है। अकाउंटेंसी में आप कुछ करते नहीं हो। अकाउंटेंसी एक नॉलेज है, एक बहुत वास्ट, एक बहुत वाइड टर्म है जिसमें सारी की सारी अकाउंट्स बनी हुई है। तो अकाउंटेंसी इज द सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग इन विच ऑल द रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग आर फ्रेम्ड। अकाउंटेंसी एक ब्रॉड टर्म है जो पूरे तरीके से एक नॉलेज है अकाउंटिंग की, जिसमें सब कुछ पहले से लिखा हुआ है। मतलब थियोरेटिकली मेंशन है, रूल्स, प्रिंसिपल्स, मेथड्स, फॉर्मेट्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, IFRS, बहुत कुछ एक डिटेल। ठीक है, तो उसको पढ़ने के बाद ही हम प्रैक्टिकली अकाउंटिंग कर पाते हैं। तो ये एक नॉलेज है और उस नॉलेज को अप्लाई करना अकाउंटिंग है।
तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी। तो सबसे ब्रॉड टर्म हमारी अकाउंटेंसी। ठीक है बच्चों, आ रहा है आपको समझ में? चलो वेरी गुड। अगर चीजें आपको क्लियर हो रही हैं तो बस हम एंड पर आ चुके हैं। हमारा जो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पार्ट 2 हम फिनिश करेंगे अपने लास्ट टॉपिक के साथ, और इस तरीके से आपका एक एज अ होल एक टॉपिक इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग हमारे यहाँ फिनिश हो जाएंगे। जिनको अच्छे से आप वीडियो देखने के बाद, पढ़ने के बाद, समझने के बाद आप जब इस सब्जेक्ट को आगे करना शुरू करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि अब आपको पता होगा कि आप क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, और आगे फ्यूचर में आपके वो कैसे काम आएगा। तो लास्ट टॉपिक बेटा हमारा सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो इसके दो मेथड्स होते हैं, दो सिस्टम होते हैं बेटा। एक सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग और एक डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। मैं आप लोगों की नॉलेज के लिए बता दूं कि हम सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग तो पढ़ते ही नहीं है। ये तो उन्हीं लोगों के लिए जिन्हें अकाउंट्स आता ही नहीं है। देखो हर कोई यहाँ पर अकाउंटेंट नहीं है। मैंने अपने पहले वीडियो लेक्चर्स में आपको बताया था कि हर कोई यहाँ पर अकाउंटेंट नहीं है, लेकिन हिसाब हर कोई रखता है। आप भी रखते हो, अपनी पॉकेट मनी तक का हिसाब रखते हो, अपने दोस्तों के साथ हुए लेन देन का हिसाब रखते हो, किससे कितने पैसे लेने हैं, किसको दे रखे हैं। आपके फादर, आपकी मदर अपने घर खर्चों का हिसाब रखते हैं, है ना। हो सकता है किसी के फादर या मदर सीए ही हो, वो अकाउंटेंट ही हो, नहीं सर हमारे यहाँ तो टैली सॉफ्टवेयर डाल रखा है, सब कुछ ऐसे सब्जी वाले की भी एंट्री होती है हमारे यहाँ तो अकाउंट में। ठीक है बेटा, आपके यहाँ तो होती होगी ना लैपटॉप में सब कुछ, बट 95% घरों में अकाउंटेंट नहीं है बेटा। वो अपना हिसाब एक जनरल तरीके से रख लेते हैं, एक छोटी सी डायरी बना रखी होती है। मम्मी ने आपकी कॉपी के पीछे के पेजेस यूज कर रखे होते हैं, कितने पैसे पापा ने इस महीने दिए, कितने सब्जी वाला ले गया, कितने दूध वाला ले गया, हिसाब किताब हर कोई रखता है। उसी को अकाउंट्स कहते हैं। वो भी अकाउंट्स कर रहे हैं, लेकिन वो एक सिस्टमेटिक वे में नहीं कर रहे। ठीक है, ऐसे छोटे मोटे शॉपकीपर होते हैं बेटा, वो उनके पास इतनी इनकम ही नहीं होती कि वो एक अकाउंटेंट हायर कर सके, या वो जरूरी नहीं है कि एक दुकान खोलने के लिए पहले सीए बने फिर जाके किराने की दुकान खोले, है ना। लेकिन अपना हिसाब किताब तो उन्हें भी रखना है। कोई पान वाला है तो छोटे छोटे शॉपकीपर, छोटी मोटी फैक्ट्रीज ओनर, उनकी इनकम ही इतनी होती है कि अगर वो किसी अकाउंटेंट को हायर करके उसकी सैलरी पे करेंगे तो बेचारे घर क्या ले जाएंगे। तो वो अपना हिसाब खुद रखते हैं, और जिस मेथड से वो रखते हैं, एक्चुअली मेथड तो कोई है ही नहीं, बस वो अपने अकॉर्डिंग लिख लेते हैं अपने पास कि कोई भूल ना हो, उसी को सिंगल एंट्री सिस्टम कहा जाता है। एक्चुअली जो आपकी अकाउंट्स है ना बेटा, उसका नाम ही डबल एंट्री है, डबल एंट्री बुक कीपिंग, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। सो डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग ही आपको पढ़ना है, यही आपका अकाउंट्स है। या मैं ये कह सकता हूं कि जो अकाउंट्स आप सीख रहे हैं, जो हम सीखेंगे, सिखाएंगे, पढ़ेंगे, वही डबल एंट्री सिस्टम है। सिंगल एंट्री सिस्टम तो सीखना ही नहीं होता, वो कहीं भी अकाउंटिंग का पार्ट ही नहीं है। अकाउंट्स का जो जनरेशन हुआ, जो अकाउंट जनरेट हुई, वो डबल एंट्री सिस्टम से ही हुई। डबल एंट्री सिस्टम का क्या मतलब होता है बेटा? इन दिस सिस्टम एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट। इस सिस्टम को क्रिएट करते वक्त ये माना गया कि बिजनेस में होने वाले एक ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होंगे, एक डेबिट इफेक्ट होगा और एक इक्विवेलेंट क्रेडिट इफेक्ट होगा। एक डेबिट और एक क्रेडिट, हमेशा दो इफेक्ट माने जाएंगे। एग्जांपल के लिए मैंने गुड्स बेचे तो दो इफेक्ट, अब हमारे लिए दिख रहा है कि एक ही इफेक्ट हुआ, गुड्स गए, नहीं बेटा गुड्स गए तो कैश भी तो आया, तो दो इफेक्ट हो गए। तो ऐसे ही हर एक ट्रांजैक्शन के कम से कम दो इफेक्ट होंगे, और जिस मेथड में हम इन दोनों को रिकॉर्ड करेंगे उसी को हम कहेंगे डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। और जो आपने पढ़ना है, या फिर कहते हैं कि जो पढ़ाया जाना है, वो सब डबल एंट्री सिस्टम ही होता है। इसीलिए आपकी बुक पर लिखा गया डबल एंट्री बुक कीपिंग। ऐसा कोई अकाउंट्स नहीं है जो सिंगल एंट्री सिस्टम हो। वो वही है जिनको अकाउंट्स नहीं आता, बट वो अपने डे टू डे के हिसाब को रखने के लिए एक अपने अकॉर्डिंग कहीं पर भी चीज़ों को रिकॉर्ड कर लेते हैं, अपने रिजल्ट फाइंड आउट कर लेते हैं, तो वो उनका अकाउंट्स बन जाता है, लेकिन वो सिंगल एंट्री सिस्टम में बन जाता है। तो बेटा डबल एंट्री सिस्टम आपने देखा, इन विच वी रिकॉर्ड बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ ए बिजनेस ट्रांजैक्शन, जिसमें हम ट्रांजैक्शन के दोनों इफेक्ट को लिखते हैं। और ये मैंने आपको समझा दिया कि एक ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट हमें कैसे देखने होते हैं। जब मैंने आपको बताया कि
कि भाई गुड्स बेचे तो कैश आया भी तो, बिल्डिंग खरीदी तो कैश गया भी तो, बिल्डिंग आ रही है कैश जा रहा है। तो हर एक ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, उन दोनों को ही रिकॉर्ड करना डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग होता है। बाकी तो फिर हम पढ़ेंगे ही बेटा, हमने पूरी 11th क्लास में जब तक अकाउंट्स पढ़ना है डबल एंट्री ही पढ़ना है, धीरे धीरे आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सिंगल एंट्री सिस्टम को हम इनकम्प्लीट सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग भी कहते हैं। ये बिल्कुल भी साइंटिफिक मेथड नहीं है और इसके जो आंसर्स होते हैं उन पर हम बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं कर सकते, ये रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होते। लेकिन जो डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग होता है, ये कंप्लीट सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग होता है, ये मोर साइंटिफिक होता है और इसके आंसर्स मोर परफेक्ट होते हैं, मोर एक्यूरेट होते हैं। इट इज अ रिलायबल मेथड ऑफ रिलायबल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तो ठीक है बेटा, आपने देखा हमने अपना बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द अकाउंटिंग, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग हमने कंप्लीट किया और आप लोग इसे, मैं होप करता हूँ आपसे कि बहुत अच्छे से इस वीडियो को देखेंगे, अच्छे से अपने सब्जेक्ट को, अपने टॉपिक को कवर करेंगे और फिर मैं जल्दी आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बिना हम लोग इस सब्जेक्ट में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स आपके लिए लेकर आऊंगा। ठीक है बच्चों, ओके, बाय, टेक केयर।